नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीबीएसई क्लास 10 क्षितिज भाग 2 के पाठ की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि जिसमें हम लोग वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्ट को 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में रिवीजन करने के लिए सहायता मिलेगी। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको इसको पढ़ने के बाद दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना? हम इसको समराइज़ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और उम्मीद है कि इसमें आपको सारे पहलू समझ में आ जाएँगे। फिर भी अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है? तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है दंतुरित मुस्कान, ठीक है? दंतुरित मुस्कान आपको पता है, एक दाँतों वाली हँसी, किसी भी बच्चों की एक दाँतों वाली हँसी, इसे हम बोलते हैं दंतुरित मुस्कान, ठीक है? तो इस चैप्टर में देखिए राइटर ने क्या बताने का प्रयास किया है। राइटर आपने पढ़ा होगा, इसका समरी ज़रूर पढ़ लीजिए, नागार्जुन जी ने है ना? उन्होंने कैसे बताया है कि किसी भी एक बच्चे की जो दंड्रित मुस्कान है, दाँतों वाली हँसी है, वो करती क्या-क्या है। सारे एग्ज़ेक्टिव आपको याद रखने हैं, सारे तरीके याद रखने हैं आपको कि किस तरीके से नागार्जुन जी ने इसमें एक छोटे बच्चे की हँसी, जो लगभग 2 से 3 साल का होता है, जिसका छोटा-छोटा एक दाँत आना शुरू होता है, तो उसकी जो हँसी होती है, वो क्या-क्या कर सकती है, इस चैप्टर में दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे एक छोटा बच्चा आपको दिख रहा है पिक्चर में, है ना? अब देखिए क्या लिखा है, दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। साफ-साफ बोल दिया उन्होंने कि अगर मान लीजिए कोई मरा हुआ इंसान है, ठीक है? कोई मरा हुआ इंसान है, वो भी ज़िंदा हो जाएगा, ठीक है? अगर ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान वो देख ले। अब देखिए, यहाँ पे जो मृतक शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना? ये आपको समझना है कि मृतक किसको बोला जा रहा है, ठीक है? कि एक ऐसा इंसान जिसका दिल बिल्कुल मर चुका है, मतलब कि कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है बिल्कुल, है ना? वैसा इंसान भी क्या हो जाएगा? जाग जाएगा। मतलब कि बहुत ही इमोशनलेस, बिल्कुल ही एकदम आत्मा के स्तर पे मरा हुआ इंसान वो भी जाग जाएगा, अगर तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान वो देख ले। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, मतलब कि धूल से सने हुए, यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, और उसका शरीर पूरा धूल से सना हुआ है, पूरा कीचड़ लगा हुआ है। तो तुम्हारा ये कीचड़ से सना हुआ, धूल से सना हुआ शरीर, ऐसा लगता है कि तुमने तालाब में खिलने वाले कमल, वो जो तालाब में खिलता है, वो छोड़ कर के कहाँ खिल गया है? मेरी झोपड़ी में खिल गया है। कितना गज़ब एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है देखिए, है ना? ठीक है? पहले उन्होंने बताया है कि तुम्हारी जो दंतरित मुस्कान है, वो मरे हुए इंसान में जान डाल देगी, उसको ज़िंदा कर देगी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर है, ऐसा लगता है कि जो तालाब में, जो कीचड़ में खिलने वाला कमल है, वो कहाँ खिल रहा है? वो मेरे झोपड़ी में खिल रहा है, ठीक है? मतलब ये आपने देखा है ना कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना? तो वो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया यहाँ पे इस बच्चे के लिए कि जो ज़मीन में खेल रहा है, मिट्टी लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि वो कमल मेरी झोपड़ी में खिल गया है, ठीक है? आगे उन्होंने बोला कि तुम्हारा ही स्पर्श पाकर, ठीक है? तुम्हारे ही प्राण का स्पर्श पाकर पिघल करके कठिन पाषाण, मतलब कि पत्थर पिघल करके क्या बन गया है? पानी बन गया है। कितनी बड़ी बात बोली है देखिए, ठीक है? इसको याद करते चलिए, बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा ये तुरंत कि तुम्हारी जो मुस्कान है, दंतरित मुस्कान है, उसे देख कर के मुर्दा इंसान भी ज़िंदा हो जाएगा। तुम्हारे ये जो धूल से सने हुए शरीर है, ऐसा लगता है कि जो कमल कीचड़ में खिलता है, वो मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारे प्राण का स्पर्श पा करके, तुम्हारे प्राण का टच पा करके, है ना? जो इंसान बिल्कुल पत्थर दिल का है, वो भी पिघल करके क्या हो जाएगा? पानी जैसा हो जाएगा। मतलब कितना मुलायम हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है? तो पत्थर पिघल करके पानी होने का मतलब ये है कि कोई इंसान अगर पत्थर दिल का है, वो भी पिघल करके कैसा हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ध्यान रखना है, मृतक और पत्थर दिल में अंतर है। ठीक है? उसमें बिल्कुल ही इमोशन नहीं है, बिल्कुल ही मुर्दे टाइप का इंसान है, उसमें भी जान आ जाएगी, ठीक है? आगे देखिए, आगे बोला उन्होंने कि छू गया तुमसे कि झरने लगे, दग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल, ठीक है? आपको पता है कि बाँस और बबूल में कोई फूल होता नहीं है, बाँस और बबूल में किसी प्रकार का कोई फूल होता नहीं है, ठीक है? है ना? अब
तुम्हारा छुपन इतना गजब है, तुम्हारा छूने के मात्र से केवल क्या हुआ, उसमें से ये शेफालिका के फूल झड़ने लगे। मतलब किसमें? वो जो बांस का पेड़ होता है वो, और साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है बबूल, ठीक है, कोई फूल नहीं है इनमें, लेकिन उन दोनों पेड़ों से शेफालिका के फूल गिरने लगे। मतलब कि ये जो खूबसूरत फूल आपको दिखाई दे रहा है, ये फूल गिरने लगते हैं तुम्हारे छूने मात्र से। तुम इससे गलती से छू गए, तुम इन पेड़ से, किससे? बांस और बबूल से, उनमें से शेफालिका के फूल गिरने लगे। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आगे, तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। अब देखिए, बच्चा जब पहली बार किसी से मिलता है, ठीक है, अब जब बच्चा किसी से पहली बार मिला है, कोई बड़ा इंसान है और वो जो अनजान है उसके लिए, ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि वो उसको लगातार देख रहा है। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए वो लगातार उस इंसान को देख रहा है, ठीक है, जिससे वो पहली बार मिला है ना। ठीक है, अब देखिए राइटर को यहाँ पे समझ में आता है कि वो बच्चा लगातार बिना पलके झुकाए मुझे देख रहा है, तो उसकी आंखें थक जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने ही आंखों को फेर लेता हूँ, कहीं और देखने लगूंगा। इससे बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा वो अपनी पलक को झपका लेगा, ठीक है, तो उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा, है ना। तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए तुम लगातार मुझे देख रहे हो, और मुझे ये बात समझ में आ रही कि तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपनी आंखों को कहीं और फेर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं, क्या हुआ यदि पहली बार में परिचित ना हो पाए? हो सकता है कि पहली बार हम मिले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम पहली बार में ही परिचित हो जाएं, एक दूसरे को जान लें, ये ज़रूरी नहीं है पहली बार में, ठीक है। लेकिन यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कितनी बड़ी बात बोली है कि इन सब चीज़ों में ये जो दंत्रित मुस्कान तुम्हारे पास है, बच्चा है, उस बच्चे के पास अगर दंत्रित मुस्कान है, तो क्लियर तरीके से ये दंत्रित मुस्कान देने वाली है कौन? माँ, हम सबकी माँ। हमारे पास दंत्रित मुस्कान बचपन में थी, आज भी है, ठीक है ना। एक कंपैरिजन इसमें पूछा जाता है कि बचपन की मुस्कान में और आज के मुस्कान में क्या अंतर है, ठीक है, हम सोच करके मुस्कुराएंगे, ठीक है। आप इसको बड़े ध्यान समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई मरा हुआ है, वहां पे एक बच्चा अगर क्रॉलिंग करते हुए जाता है, वो घुटनों के बल जाता है, उससे अगर छू गया पैर, है ना, वो अंगूठे पे थोड़ी सी मस्ती कर सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये इंसान अब मर चुका है। लेकिन हम जो संवेदनशील इंसान है, हम जो जानकार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जगह पे हम थोड़ा सा हंस नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चा हंस सकता है वहां पे, उसको नहीं पता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि बच्चे की मुस्कान में किसी भी तरीके का कोई भी बनावटीपन नहीं है, ठीक है। बड़ों की मुस्कान में क्या है कि वो जगह और परिस्थिति के हिसाब से हंसते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान समझिए। फिर उन्होंने क्या बताया कि कोई बात नहीं, हम पहली बार परिचित नहीं हो सके तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ अगर आज माध्यम न बने, तुम्हारी माँ अगर मीडियम न बनती, तो मैं ये जान नहीं पाता, और ना ही मैं ये जान पाता, और ना ही मैं ये देख पाता कि तुम्हारे पास क्या है, दंतुरित मुस्कान है। पूरा श्रेय पूरा पूरा जो वो जाता है, पूरा जाता है किस पे? तुम्हारी माँ पे जाता है, ठीक है। मैं कभी भी इस दंतित मुस्कान को देख नहीं पाता, ना ही जान पाता, है ना, अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद उन्होंने उस माँ को धन्य कहा है, ठीक है, और तुम भी धन्य हो। क्यों? क्योंकि माँ ने उस मुस्कान को तुम्हें दिया है, और वो मुस्कान तुम्हारे पास है, ठीक है। तो दोनों लोग धन्य हो, धन्य तुम भी हो और धन्य तुम्हारी माँ भी है, मतलब दोनों धन्य हैं। क्यों? क्योंकि दंत्रित मुस्कान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम धन्य हो, और तुम्हें दंत्रित मुस्कान देने वाली माँ है तुम्हारे पास है, इसलिए वो भी धन्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला उन्होंने कि चिर प्रवासी मैं हितर मैं अन्य, ठीक है। अब चिर प्रवासी का मतलब क्या है कि लंबे समय से मैं कहीं बाहर रहने वाला हूँ, और तुम्हारे लिए क्या हूँ, दूसरा हूँ, अन्य हूँ। मतलब कि मैं तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन हूँ और अदर हूँ, क्योंकि पहला कौन है, माँ है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं दूसरा हूँ, अन्य हूँ, और इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, ठीक है। और मुझसे, वो अपने आप को बोल रहे हैं अतिथि, कह रहे हैं कि मुझसे तुम्हारा प्रिय क्या संपर्क रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा है, मैं बहुत लंबे समय से बाहर रह रहा हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल दूसरा हूँ, पराया हूँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला है कि जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है वो कौन है, माँ है, उसी ने अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर कराया है। मधुपर का आप शहद को मानिए, किसी भी मीठी चीज को मानिए, ठीक है ना। माँ की उंगलियां, ठीक है, मधुपर कराती हैं, तुमको शहद चटाती हैं माँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखते तुम इधर कनकी मार होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंत मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि माँ। कितनी बड़ी बात बोला, देखा आप, वो
थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कनकी क्या होती है। कनकी इस साइड देखा है ना, आँख अगर मान लीजिए ये नाक है ना, तो ये जो साइड से देखते हैं लोग, है ना, ठीक है, उसको हम कनकी बोलते हैं। कि जब भी कभी तुम मुझे कनकी मार कर देखते हो, मतलब कि आंखों की छोर से देखते हो, और कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी और मेरी आंखें लड़ जाती हैं आपस में, मतलब कि आंखें चार हो जाती है, मतलब कि आंखें मिल जाती हैं, उस समय पे तुम्हारी जो दंतरित मुस्कान है और गजब लगती है, बिल्कुल इमेजिनेशन से परे है, छवि मान है, मतलब कि इतनी गजब की एक छवि बनती है, इतनी गजब का इमेज बनता है कि वो बताया नहीं जा सकता है, ठीक है, इतना गजब होता है ना। तो तुम्हारी जो दंतरित मुस्कान है ये बहुत ही बेहतरीन है, मतलब कि गजब। कब? जब हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, तुम मुझे कनकियों से देख रहे हो, है ना। देखिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई अपरिचित आपको मिलता है ना, और आप उसको आंखों के छोर से किनारे से देख रहे हैं, और कभी गलती से उसकी आंखें आपसे लड़ जाएं, ठीक है, उसके बाद देखिए एक अजीब सा जो रिएक्शन होता है, यहाँ बच्चे के साथ क्या एक रिएक्शन हो रहा है कि वो हंस देता है, तो ये जो हंसी है ये और बेहतरीन हो जाती है और छविमान हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा एक चैप्टर दिया हुआ है फसल, ये जल्दी से पूरा कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है कि यहाँ पे राइटर ने बोला है कि फसल क्या है। फसल शुरुआत में बताते हैं कि एक नहीं बहुत सारे नदियों के पानी का जादू है। भाई पानी आपको मिलता है, इरिगेशन सिस्टम पूरा फसल पे यूटिलाइज होता है, आपको पता ही है। तो बहुत सारे नदियों का पानी है क्या? फसल। एक नहीं दो नहीं कई सारे हाथों के, कोटि कोटि हाथों, करोड़ों हाथों का स्पर्श की गरिमा है, ठीक है। उनका टच है, किसका? उन किसानों के हाथों का टच है जो उस फसल को उगाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या है, फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, कई सारे हाथों के स्पर्श की गरिमा है, और एक नहीं दो नहीं कई सारे हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म है। भाई मिट्टी में ही क्या है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जितने भी पोषक तत्व हैं जो पेड़ को मिलने वाले हैं वो सब कहाँ पे है? मिट्टी में है। तो तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि एक पेड़ को, एक पौधे को बनने के लिए, एक फसल को बनने के लिए चाहिए क्या, ठीक है। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले उसे चाहिए पानी, ठीक है, तो पानी मिल गया, है ना। उसको लगाने के लिए किसानों का हाथ चाहिए, तो वो किसानों का हाथ हो गया, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, मिट्टी हो गया, तो मिट्टी का गुणधर्म, मतलब कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, कई सारे मिट्टियों के गुणधर्म की जादू की बात की गई है, किसानों के हाथ की गरिमा की बात की गई है, और कई सारी नदियों के पानी का जादू। बाद में इसको और समराइज करके 4 नंबर और 5 नंबर भी ऐड किया गया। 5 में क्या ऐड किया गया कि बहुत सारे हवा का थिरकन है, और 4 में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का, है ना। जैसे देखिए फसल, अंत में इन्होंने बोला कि फसल में एक्चुअल में है क्या, ये कुछ और नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। तो नदियों के पानी का जादू हो गया, हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसानों के हाथ के स्पर्श की महिमा है, बहुत भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म की बात की गई, से भी लिख दिया गया है। और रूपांतरण है सूरज की किरणों का। आपको पता है कि हर एक फसल, हर एक फूड जो बनता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बाद, है ना, एनर्जी स्टोर होती है पेड़ों में, ठीक है। तो बहुत सारे सूरज के किरणों की रोशनी का क्या है? रूपांतरण है ना। और सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। बिना हवा के भी आप किसी भी फसल को उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसे। तो ये बातें 5 आपको दिमाग में रखनी है। पानी, किसानों के हाथ, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज का रूपांतरण और हवा का थिरकन, ठीक है। इन 5 चीजों से मिल करके कोई भी फसल बनती है। उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आया है बहुत अच्छे से। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।